और दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस लेके दिव्यांश पाठशाला की ओर से मैं आप सभी लोगों के समक्ष आ रहा हूं। इस सेशन में हम लोग कवर क्या करेंगे, हमारे मुख्य तौर पे इसमें 1000 क्वेश्चन रहेंगे एसएससी के, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के। इसके साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन शामिल किए उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आने वाले और रेलवे एग्जाम्स के। कुल मिला के इतना आप समझ लीजिएगा कि अगर इसके बाद 1000 क्वेश्चंस में हम लोग पूरी पॉलिटी को कवर करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कवर करना नहीं रहेगा, इसमें रहेगा डिटेल एनालिसिस। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, डेली क्विजेस आप लोगों के लिए होंगी और पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो है ही। ये सभी चीज अगर आप कवर कर लेते हैं तो कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपकी नजरों से दूर चला जाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को पाने के लिए आपको करना क्या होगा, सेशन को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। चैनल पे नया आए थे, अभी तक नहीं देखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर आपका मन हो तो एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा, आप अपनी अटेंडेंस लगाइएगा। तो चलिए आपकी अटेंडेंस के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हमारे समझ पहला क्वेश्चन आता है, भारत में किस राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। मतलब उस बॉडी का आपको नाम देना है जो सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं, राज्य का विधानमंडल कर सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं या संसद कर सकता है। इस सभी क्वेश्चंस को देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का ऑप्शन होगा, जिसके कमेंट आप लोगों को देने की इच्छा तो दे सकते हैं ताकि आप अपनी अटेंडेंस लगा सके आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ये क्या है, मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन व्यू दूंगा ही। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के चैप्टर में पढ़ा था कि आर्टिकल 3 पार्टिसिपेट करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, किसी भी राज्यों में शामिल करना या किसी राज्यों का मर्जर करना या किसी राज्य से अलग करना, ये सभी कार्य आर्टिकल 3 द्वारा संसद करेगी। अब ये संसद में होता क्या है कि संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अगर लोकसभा से बहुमत पास होता है राष्ट्रपति के पास जाएगा, सॉरी लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते तो वो पास हो जाएगा और वो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन मान्य हो जाएगा। अब राज्यों की सीमा में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, अगर आपसे पूछा आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 क्या कहता है, भारत में स्थित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, किसी भी 2 राज्यों से को आपस में सम्मिलित करना तथा आपस में अलग करके किसी नए या तीसरे राज्य का गठन करना, या किसी ऐसे राज्य का गठन करना जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मिलन से बना हो या अलग करके बना हो। तो ये सारे के सारे कार्य आर्टिकल 3 के तहत संसद द्वारा किए जाएंगे। कंफर्म। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपने लगाया तो ठीक। आप एक्सप्लेनेशन व्यू के साथ अगला क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना। देखिए, जब सिक्किम के बारे में पूछा जाता है तो सिक्किम के बारे में आपके मन में एक थोड़ा सा संशय आता है। सिक्किम एक स्वतंत्र देश होता था, स्वतंत्र देश होते हुए पहले यहाँ पे भारतीय सेना ने इनको सुरक्षा सेफ्टी देना प्रोवाइड करी कि ताकि भारतीय सेना, भारत की भी वही जो सीमा रेखा है वो सुरक्षित हो सके और ये सिक्किम वासियों की भी सीमाएं सुरक्षित हो सके। इसके बाद धीरे धीरे ये राज्य ही भारत का एक राज्य बन जाता है। राज्य बनने से पहले इसे राज्य के रूप में गणना करता है। अब ये इन सभी के बारे में कौन कौन सी डेट्स हैं वो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में करके बताइएगा क्या है। सिक्किम भारत का राज्य कब बनता है, इसके लिए आप 3 डेट याद रखिए। 16 मई 1975, 35वां संविधान संशोधन 1974 या 1974, 36वां संविधान संशोधन 1975। ये 3 डेट्स अगर आपको याद होगी तो सिक्किम पूरी तरह आपको याद हो जाएगा। सिक्किम का भारत में मर्जर किस प्रकार से वो याद हुआ। मर्जर से पहले कहानी सुनते हैं। सिक्किम की था कि व्यवस्थाएं तो सही चारों रूप से चल रही थी, परंतु यहाँ का जो सेफ्टी फीचर, जो सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी भारत के हाथ में आ चुकी थी। लगातार भारत ही सिक्किम वासियों की सुरक्षा करता था। धीरे धीरे सिक्किम वासियों के अंदर एक मन में यह मान उपजा कि क्यों ना हम सिक्किम को भारतीय गणराज्य का एक हिस्सा बना दें ताकि भारत की सारी सुविधाएं मिलने लगे और भारत को भी थोड़ा बॉर्डर रेखा में एक स्पष्ट मतदान मिल जाएगा, एक स्पष्ट प्रारूप बन जाएगा। तो इस चीज को पूरा करने के लिए वहां पे 16 मई 1975 से पहले एक जनमत कराया गया। जनमत का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी, जनमत मतलब वोटिंग सिस्टम कराएगी। जनमत में हुआ गया, कुल 97.5% लोगों ने वोट दिया कि सिक्किम को भारतीय गणराज्य के रूप में मिल जाना चाहिए। जब ऐसा वोट पा गया तो हुआ क्या, 16 मई 1975 को एक औपचारिक घोषणा की गई, औपचारिक घोषणा की गई जिसके तहत सिक्किम को भारतीय गणराज्य बना लिया गया। फिर यहाँ भारतीय संविधान में क्या करना पड़ता है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है
जो संशोधन होता है कि जो पहला संशोधन होता है 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अब आपके मन में जो संशय आ रहा था, जो भी क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। या अब हम लोग नए क्वेश्चन के बारे में स्विच करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और वो क्या चाहता है हमसे जानना। नया क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है, अच्छा पहले वाले का ऑप्शन नहीं दिया, पहले वाले का आंसर था 1975। अभी तो बात की हम लोगों ने 1975 में होता गया 36वां संविधान संशोधन 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहां के कितने परसेंट लोगों ने मतदान दिए थे? 97.5% लोगों ने। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? अब इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अभी क्या जानते हैं कि महाराष्ट्र अलग है, गोवा अलग है। तो जो विकल्प दिया गया था यह विकल्प सफल तो हुआ नहीं होगा। जब सफल नहीं हुआ तो अब हम लोग गोवा पे आते हैं। गोवा के पूरी हिस्ट्री पता करते हैं, गोवा का इतिहास किस तरह था। गोवा है क्या, आप इसके लिए कुछ डेट्स याद कर लीजिए, जरा जरा सी डेटें अगर ये आपको याद होगी तो कंफर्म हो जाएगा। मैं हमेशा डेट के बारे में चाहता हूँ। 1510, 1947, 2 दिसंबर 1961 और 19 दिसंबर 1961, फिर 1967। अब 1510 में क्या होता है, पहले क्या था, गोवा एक स्वतंत्र राज्य होता था जिसपे शासक का राज होता था। यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगाली अपना शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से ढाल देते हैं। ये ढालते हैं 1510 में। 15 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कभी कभी पुर्तगाली गोवा से दूर होते गए, परंतु फिर अल्टीमेट ये रहा कि मैक्सिमम टाइम पे गोवा पे अधिकार रहा पुर्तगालियों का। 1947 में भारत तो आजाद हुआ, परंतु ये भारत की आजादी के समय पुर्तगालियों ने गोवा को देने से मना कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा गोवा, दमनदीप, दमन दीव और दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, ये 3 राज्य थे, दादर नगर हवेली, या जिसमें से कुछ अभी केंद्र शासित प्रदेश तथा कुछ राज्य, ये 3 उपनिवेशिक प्रदेश थे जो पुर्तगालियों के अगेंस्ट में, पुर्तगालियों के साथ थे। गोवा के साथ क्या हुआ उसकी घटना हम लोग देख रहे थे कि 1947 में उसको आजादी नहीं मिली। इसके बाद भारत ने किया गया, भारत ने 2 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन विजय की घोषणा कर दी, गोवा मुक्ति प्रारंभ किया। और ये गोवा मुक्ति के तहत इन्होंने ऑपरेशन विजय की घोषणा कर दी। जब ये ऑपरेशन विजय प्रारंभ हुआ तो लगातार सैन्य कार्रवाई होती गई गोवा पे। सैनिक कार्रवाई के फलस्वरूप एट लास्ट 29 दिसंबर 1961 को गोवा पर भारतीयों का आधिपत्य स्थापित हो गया तथा पुर्तगालियों ने इसे छोड़ दिया। गोवा को भारत में शामिल किस आधार पर किया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा। किस सैनिक कार्रवाई द्वारा किया गया उसका नाम याद रखना है, ऑपरेशन विजय उसका नाम था। और यह प्रारंभ कब होता है? 2 दिसंबर 1961 को। 2 दिसंबर 1961 को किस रूप में? गोवा मुक्ति प्रारंभ होती। अब गोवा मुक्ति को ही 2 तरह से लिखा जाता है। पहले बात तो जब कभी आप भारतीय अखबार देखेंगे, भारतीय अखबार में 2 दिसंबर 1961 याद किया जाता है गोवा मुक्ति के रूप में। लेकिन अगर पुर्तगाली अखबार देखेंगे तो पुर्तगाली अखबार में यही दिया जाता है गोवा पर आक्रमण या गोवा व अंडर अटैक के नाम से। 2 दिसंबर 1961 दो तरह से है, गोवा मुक्ति एवं गोवा का आक्रमण। गोवा का आक्रमण कौन लिखेंगे? पुर्तगाली, परंतु गोवा मुक्ति कौन लिखते हैं? हम भारतीय। 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ? गोवा पर सैन्य आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद गोवा को भारत का सहराज का दर्जा एवं भारत का राज्य का दर्जा दे देगा। और 1967 में गोवा के समक्ष एक मतदान रखा गया, एक बात रखी गई कि आप महाराष्ट्र में शामिल हो जाइए ताकि यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से संचालित हो सके। परंतु जनता के विरोध के कारण इस मत को समाप्त कर दिया गया। रखा किसने था? 1967 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कंफर्म हुआ कब रखा गया? यह प्रस्ताव रखा गया था 1967 में। गोवा गोवा कब बनता है? 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों के हाथ आता है, 1947 में भारत को देने से मना कर देते हैं। परंतु 2 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति प्रारंभ होती है जिसके तहत ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। ऑपरेशन विजय के तहत सैन्य कार्रवाई की जाती है। सैन्य कार्रवाई के फलस्वरूप 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारतीयों को हैंडओवर कर दिया जाता है। इस समय आपसे पुर्तगाल के गवर्नर का नाम पूछा जाए तो गवर्नर ने ये का नाम याद रखिएगा, मैन्यू वास्लो डी सिल्वा। मैन्यू वास्लो डी सिल्वा, वास्लो डी सिल्वा। मैं आपको लिख देता हूँ, आप लोग नाम याद रखिए, इस नाम से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। ठीक, मैन्यू वास्लो डी सिल्वा ने आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारतीयों को सौंप दिया। तब से भारत का उस पर आधिपत्य है। एक बार कब उसे गोवा से महाराष्ट्र में शामिल करने की बात हुई थी? 1967 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? देखिए, अभी जब हम लोग 2019 की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। परंतु यहाँ बात की गई सन 2014 की। सन 2014 में 29वां राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद 2019 में होता गया एक जम्मू कश्मीर थे, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा के इसको डाल दिया गया राज्य की श्रेणी से हटा के यूनियन टेरिटरी श्रेणी में। इस वजह से राज्यों की संख्या 28 हो गई। अब 2014 में तेलंगाना जो था, तेलंगाना 29वां नया राज्य बनता है। अच्छा, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया था? अरे यार प्रभु, कमेंट तो सबसे पहले कर दिया करो। कमेंट करने के लिए क्यों टिकते हो? कमेंट तो आपको शुरुआत में ही करना होता है। आपके स्टार्टिंग के 5 सेकंड इसीलिए दिया, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। चलिए कोई नहीं, आगे करते रहिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बनता है? तेलंगाना 29वां राज्य बनता है। इसके लिए अधिनियम याद रखिए और थोड़ी सी चीजें याद रख लीजिए। एक याद रखिए, श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति, श्री कृष्ण समिति ने क्या कहा? श्री कृष्ण समिति ने आंध्र प्रदेश को अलग रखने का, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग करने का बात कही। तेलंगाना के साथ बना क्या? ये श्री कृष्ण समिति अध्यक्ष किसके थे? आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसके बाद बनता है। नहीं कंफर्म हुआ? नहीं समझ में आ रहा? चलो कोई नहीं, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को और मिटा के अच्छे से देखते हैं। अब हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, बहुत पुरानी कहानी की बात है। इस कहानी में श्री कृष्ण समिति का गठन होता है। अब ये श्री कृष्ण है क्या? श्री कृष्ण ये चीफ जज थे, सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जज थे, एक्स सुप्रीम जज थे। श्री कृष्ण समिति की बनती है। श्री कृष्ण समिति के अध्यक्ष कौन से थे? श्री कृष्ण थे। इन्होंने बात क्या गई, इन्होंने तेलंगाना नाम से एक नया राज्य बनाने की संकल्पना प्रस्तुत की। अब इस संकल्पना बनाने के लिए क्या किया जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन किया जाता है। और इसके बाद 18 फरवरी सन 2014 की बात है, 18 फरवरी सन 2014 को यह विधेयक लोकसभा में पास होता है। 18 के बाद 20 फरवरी को यह राज्यसभा में पास होता है। 20 फरवरी 2024 को, जो 2014 को यह पद राज्यसभा में पारित होता है। और 1 मार्च सन 2014 को राष्ट्रपति जी इसकी सहमति दे देते हैं। राष्ट्रपति जी इसकी सहमति दे देते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद 2 जून सन 2014 से 2 जून दिखाई दे रहा ना, 2 जून सन 2014 से तेलंगाना को नए राज्य का गठन कर दिया और तेलंगाना की राजधानी बनती है हैदराबाद। और यह हैदराबाद तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश दोनों की सम्मिलित रूप से राजधानी रहनी थी अगले 10 वर्षों तक। 10 वर्षों बाद आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी ले जाएगा अमरावती में। डिटेल कंफर्म। समिति कौन सी थी? श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति के बाद किस पुनर्गठन अधिनियम का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। 18 फरवरी 2014 को लोकसभा में, 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में, 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति की सहमति, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है। तेलंगाना की स्थापना के साथ इसकी राजधानी रहती है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश 10 वर्षों तक सम्मिलित रूप से राजधानी चलाएगा। कंफर्म हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरी डिटेल लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। नहीं ले पढ़ने की इच्छा तो आगे देखते हैं। 29वां राज्य के बारे में तो गणना होगी। 29वां राज्य जब आपसे पूछे तो आपको तुरंत आप लोग यहाँ चलिए बताइए मुझे 28वां राज्य कौन सा बनता है? 28वां राज्य था झारखंड। 28वां राज्य कौन सा था? 28वां राज्य झारखंड था। और 27वां राज्य के बारे में संकल्पना प्रस्तुत करें तो यूके अर्थात उत्तराखंड। झारखंड की स्थापना कब होती है? सन 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना कौन होती है? 2000 में। और उत्तराखंड एक और राज्य था जिसकी स्थापना सन 2000 में होती है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ा, आर्टिकल 4 पढ़ा। आर्टिकल 1 में हम लोगों ने पढ़ा था भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा ये संघ किसी भी तरह की, याद आया? नहीं याद आया? चलिए कोई नहीं, फिर से याद रखिएगा। आर्टिकल 1 में लिखा था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी तरह की सहमति या किसी भी तरह की व्यवस्था का अंग नहीं होगा, किसी भी सहमति से उपजा हुआ नहीं होगा। अर्थात भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत है क्या? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब ये सारे राज्य तो एक समय पे अलग अलग थे, परंतु ये विनाशी राज्य सम्मिलित हो गए और एक ऐसा पार्ट बन जाता है जो अविनाशी, मतलब जिसका विनाश हो ही नहीं सकता है। आर्टिकल 1 कंफर्म। आर्टिकल 2 में क्या कही गई थी? आर्टिकल 2 में बात कही गई थी नए राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा। आर्टिकल 3 में क्या कही गई थी? भारत में स्थित नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, राज्यों के नामों का परिवर्तन, उनके सीमा क्षेत्रों के बारे में परिवर्तन, या दो से अधिक राज्यों को काटकर नए राज्य का स्थापना करना, या 2 से अधिक राज्यों का को मर्ज करना, ये सभी कार्य किसमें किए जाएंगे? आर्टिकल 3 के तहत।
आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि 2 व 3 के तहत किए गए कार्यों हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। आपको कंफर्म हो गया आर्टिकल? किस आर्टिकल का सही जवाब रहेगा वो भी कंफर्म हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा ही नहीं होती है या विधान मंडल ही नहीं होता है। जब विधान मंडल नहीं है तो यहाँ पे सीएम होने की तो बात ही नहीं होती। परंतु दो ऐसे विशेष राज्य हैं, एक तो दिल्ली, इसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दूसरा पुदुचेरी या पुंडुचेरी। इन दोनों राज्यों में केंद्र विधानमंडल है। अब यहाँ पर तो सीएम हो गए, परंतु जब सीएम नहीं रहेंगे तो उस दशा में केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी मुखिया अलॉट किया जाता है, जो भी मुखिया बनाया जाता है, जैसे कभी कुछ जगह आप देखेंगे इनका नाम प्रभारी रहता है, कुछ जगह पे इनका नाम उपराज्यपाल रहता है, कुछ जगह पे इनका नाम लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो जो भी नाम रहेगा वही वहां के प्रभारी होंगे। निम्न में से के बारे में चर्चा कर रहा है तो याद रखिए यहाँ पे केवल और केवल एक उपराज्यपाल का नाम दिया गया। अगर उपराज्यपाल भी नहीं रहेंगे तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और फिर उस दशा में राष्ट्रपति ही वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। अभी एक और राज्य है जहां के विधानमंडल का निर्माण होना है, उससे कहते हैं जम्मू कश्मीर का, परंतु ये अभी तक निर्मित नहीं हुई, अभी तक ये खंडित चल रही है। अभी तक केवल 2 ही राज्यों में देखने को मिली है, दिल्ली और पुदुचेरी, और तीसरा राज्य कौन रहेगा? जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन के बारे में अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ? ठीक है, उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना होती है 1 अप्रैल सन 1936 को। इसीलिए हम लोग जब कभी उड़िया दिवस के बारे में चर्चा करते हैं, उड़ीसा दिवस के बारे में चर्चा करते हैं, इसको कहेंगे नाम उड़िया दिवस या उड़ीसा दिवस का नाम रहता है, तो हम लोग हमेशा देखते हैं 1 अप्रैल के बारे में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है, परंतु ये भारत में शामिल होता है सन 1950 में, जो स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित होता है। भारत में उड़ीसा कब शामिल हुआ? 1950 को। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है, इसलिए उड़ीसा दिवस हमेशा 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे बड़ा अच्छा सा पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया, विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अच्छा, कोई आपसे विशेष इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले तो इस तरह क्वेश्चंस को करने से पहले हम सोचते हैं कि थोड़ा पूरा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्या है? आर्टिकल 1970 किससे संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया तो जो समाप्त कर दिया गया। अब 371 किससे संबंधित है? 371 संबंधित है महाराष्ट्र व गुजरात से। महाराष्ट्र व गुजरात से 371 के ही कई पार्ट है। 371 का जो ए है वो संबंधित है नागालैंड से, और 371 का जो बी है वो संबंधित है असम राज्य से। 371 का जो सी है वो है मणिपुर राज्य से संबंधित, और 371 का ही जो डी पार्ट है वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के विशेष राज्य की सहमति से उपस्थित है। ऑप्शन क्या दिया गया? 371 का है। 371 है किसका? नागालैंड। नागालैंड लगाएंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉजिटिव मार्क मिलेंगे। गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्क खुद को दे दीजिएगा। से अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर करंट टाइम में निरस्त कर दिया गया। 371 किसका है? महाराष्ट्र से व गुजरात से संबंधित है, ये भी करंट में। ठीक है, अगला 371 ए किससे था? नागालैंड से। 371 ए किससे था? नागालैंड से संबंधित था। 371 के बाद एक बार 371 बी किससे था? असम से। 371 का सी किससे था? अभी हम लोगों ने पढ़ा मणिपुर से। आप लोग कमेंट करती है। 371 का डी क्या है? 371 का डी है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से संबंधित है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से यह संबंधित है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा सुंदर कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? जब हम लोग भारतीय संविधान को डिटेल से देख रहे थे इससे पहले की क्लासेस में, जो आप लोगों को समझ में थोड़ी सी कम आई, आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज ही पता नहीं क्यों पसंद आ रही, तो हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 239 या नहीं आता, और 239 से लेकर 242 तक का केवल वर्णन किया गया है। ठीक, कंफर्म। चलिए, उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सीजन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।